नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जब ये कहता है कि हम दोबारा बमबारी कर सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट के बाद से पूरी दुनिया के जो कैपिटल्स हैं, बीजिंग हो, मॉस्को हो, तेहरान हो या और बड़े देश जो हैं, सब जगह ये हलचल शुरू हो गई कि इस पोस्ट से डोनाल्ड ट्रंप का मतलब क्या है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। जी हां, ईरान पर दोबारा हमला करने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कुछ दिन पहले तक ईरान को और इजराइल को फटकार लगा रहे थे, कह रहे थे दोनों बच्चों की तरह हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, इनको लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, हमें इतने लोगों को मौत के घाट नहीं उतारना है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको नेतन्याहू जब वॉशिंगटन में मिलने गए तो बाकायदा लेटर दिया नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन का कि हम आपको पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिलाना चाहते हैं, शांति पुरस्कार हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिले। वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जब ईरान पर हमला करने की बात करते हैं तो उसके मायने क्या है? मुर्तज़ा बताइए। देखिए, कल जो इस तरह की बातें आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बहुत ही आक्रामक रवैया अब अपना रहे हैं ईरान को लेकर। वो देखिए, ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और ये उसके जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से बयान आया है। और ये ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया ये मांग के चल रही है, ये अमेरिका दावा कर रहा है और इस तरह की बात की जा रही है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह खत्म हो गया है और अब वो दोबारा अपनी जो परमाणु गतिविधियां हैं वो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे वक्त में अगर ईरान कह रहा है कि हम संवर्धन करेंगे, यानी कि उसके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है जिससे वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है, अभी नहीं हो सकता कुछ महीनों बाद, और उसका कहना है कि हम संवर्धन करेंगे। तो यहाँ जो डेडलॉक जो है वो हम फिर से देख रहे हैं। जो चीज़ शुरुआत में अमेरिका से बातचीत के दौरान देखी गई और जब मुद्दा संवर्धन को लेकर अटका और उसी के बाद इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, आज एक महीने बाद जब युद्ध रुकने के बाद एक महीना हो चुका है, अब ये दोबारा बात आ रही है कि ईरान संवर्धन करेगा और ट्रंप कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोबारा उसी सिचुएशन, उसी हालात में दुनिया पहुंच रही है या ईरान और इजराइल पहुंच रहे हैं जहां एक महीने पहले थे। जी जी, अब्बास अरागची जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने अमेरिकन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में एक फॉरेन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि ईरान जो है वो एटॉमिक संवर्धन जो है, न्यूक्लियर संवर्धन जो है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है, उसको नहीं बंद करेगा। अब ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि बैक टू स्क्वायर वन जिसे कहा जाता है कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वाला सारा मामला पहुँच गया है। ये जो इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो B-2 बॉम्बर से बमबारी अमेरिका ने की ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, उससे पहले जो सारी बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच चल रही थी, जो इतना डिप्लोमेटिक आउटरीच हो रहा था, वो इसी बात को लेकर हो रहा था। अमेरिका चाहता था कि वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दे, ईरान का कहना था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं बंद करेंगे। तो मतलब इतनी कवायद हो गई, हज़ारों लोगों की जान चली गई, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, न्यूक्लियर सेंटर्स पे, न्यूक्लियर जो उनकी साइट्स थी उस पर बमबारी हो गई, B-2 बॉम्बर्स को दुनिया ने देख लिया। लेकिन उसके बावजूद घूम फिर के सारा मामला वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। ईरान फिर वही कह रहा है कि हम इनरिचमेंट करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं कि हम बमबारी करेंगे। तो इनरिचमेंट को लेकर इतना ज़्यादा सख्त क्यों है ईरान? देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जब ट्रंप की तरफ से भी लग रहा था कि वो एनरिचमेंट को लेकर राजी हो जाएंगे और फिर एकदम से जब आखिरी जो बातचीत का आखिरी दौर था उससे पहले अचानक ट्रंप ने गियर बदला और जो पहले वो दावा करते हैं कि आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स, तो वो एकदम से जो उनकी छवि थी वो एकदम ख़त्म हो गई और उसी के बाद से ट्रंप जो है बहुत बड़े क्रेडिबिलिटी जो क्राइसिस है उनके साथ चल रहा है वो और ज़्यादा देखा जा रहा है। या ना ही सिर्फ ईरान को लेकर बल्कि जो रूस को लेकर और यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है उसको लेकर जो ट्रंप जो है उन पर विश्वास करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, अमेरिका जो है सुहेल, हम जानते हैं कि दुनिया उसे अमेरिका को बहुत शक की निगाह से देखती है, चाहे वो पश्चिम एशिया के देश हों, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, और जो भी विरोधी रहे हैं अमेरिका के
वो अमेरिका पे यकीन नहीं करते। लेकिन अब उसके साथ क्या है कि आपके सामने एक ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और उनके साथ भी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। यानी कि ट्रंप के बारे में कहा जाने लगा है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते, और जो वो मतलब कि इस तरह की बात हम कह सकते हैं कि ट्रंप के साथ ये है कि जो वो कहेंगे अब वो होना मुश्किल है। आप देख लीजिए कि उन्होंने ईरान और इजराइल के साथ जो युद्ध जो इनका 12 दिन का युद्ध चला वो बंद कराया, लेकिन साथ में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बम भी भेज दिए। इसी तरह जब बात हुई कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पैट्रियट मिसाइल देंगे, और ज़ेलेंस्की से पूछा क्या आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक हमले कर सकते हैं। अब अमेरिका का राष्ट्रपति ये क्यों सवाल करेगा ज़ेलेंस्की से कि भाई वो लॉन्ग रेंज के दायरे में क्या वो रूस पर हमला कर सकते हैं। तो ट्रंप जो है वो इस पूरे दोनों वॉर जोन में एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आए हैं जिनकी बातों पर यकीन नहीं किया जाता। और इन दोनों वॉर जोन्स के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को आप भले उनकी कितनी भी बुराइयां कर लें, आप उनके काम में कितनी भी खामियां निकाल लें, आप उनका जो फ्लिप फ्लॉप एटीट्यूड है कि आज कुछ कहना और कल कुछ करना, उसको लेके आप कितनी भी बातें कर लें, लेकिन अल्टीमेटली हकीकत ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मानना पड़ेगा कि उस शख्स, वो जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हैं, जो पद उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो उनको इमेंस ताकत देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शायद दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं इस वक्त। और जब सबसे ताकतवर आदमी फैसले करता है तो उन फैसलों का फार रीचिंग असर होता है। जैसा अभी मुर्तज़ा ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन को लेके जो बातें कही, देखिए शुरुआती दौर के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका ये कहना था कि लड़ाई जो है वो जो बाइडन और उनकी टीम ने पैदा करी है। बेसिकली अगर मैं होता तो रूस और यूक्रेन की जंग होती ही नहीं। उसके बाद जब वो नॉमिनेट होकर आ जाते हैं, प्रेसिडेंसी उनके हाथ में आ जाती है, तो उनका जो शुरुआती रुख था वो रूस की तरफ था। उन्होंने बार बार ये पब्लिकली अनाउंस किया कि डोनाल्ड जो पुतिन हैं वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे कहूंगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई, लड़ाई और तेज होती गई। उनके राष्ट्रपति बने हुए अब 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हाँ। अब 6 महीने में उनकी परफॉर्मेंस जो है एक राष्ट्रपति होने के नाते, जो उन्होंने कहा था कि जंग बंद कराएंगे, तो वो हम कहें तो शून्य है इस वक्त। ना ही वो यूक्रेन के मोर्चे पे कामयाब हुए हैं, और अब ईरान और इजराइल के बीच में जो हालात हैं वो फिर से गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ ईरान बल्कि अब इजराइल से भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाई सीधा हमला कीजिए, इससे कम कुछ नहीं। हमने बात की थी कि इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं लिबरमैन, उन्होंने कहा था कि भाई ईरान एक घायल शहर है और ये पलटवार करेगा, और इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, उस पर हमला किया जाए। अब ऐसी बात जो है ईरान से भी की जा रही है। मतलब तनाव जो है दोनों तरफ से है, और ऐसे तनाव में जो ट्रंप की जो देखा गया कि ट्रंप का असर जो है वो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तनाव से ज़्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ज़िद दिखाई दे रही है। एक ज़िद है ईरान का, जो पूरा डिप्लोमेटिक सर्कल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका पूरा सर्कल है, वो कहीं ना कहीं ये मान के बैठा हुआ है कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात पे समझौता नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो काम करते आए हैं उसे करते रहेंगे। अब इतनी बमबारी के बाद B-2 बॉमर का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि ऑब्लिटरेट कर दी गई हैं, मिटा दी गई हैं ज़मीन के नक्शे से न्यूक्लियर साइट्स ईरान की, उसके बावजूद भी ये बयान आना कि नहीं, हम इनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट जारी रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने हमारी बिल्डिंग्स गिरा दी हैं, आपने हमारी साइट्स तबाह कर दी हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। आप कितनी बार उसको गिराएंगे, हम उसको दोबारा बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। ईरान फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये दबाव इसलिए बनाने की कोशिश की जा रही हो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक वीक जोन में चले गए हैं। जितना बड़ा वो कर सकते थे ईरान के खिलाफ, उतना बड़ा उन्होंने कर दिया है। आगे अब शायद वो कदम ना उठा पाए, भले वो कहें कुछ।
देखिए, नेतन्याहू की ख्वाहिश रही थी हमेशा से कि ईरान पे हमला किया जाए, और 90 के दशक में भी वो इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि ईरान जो है वो बम बना रहा है और इसको काउंटर किया जाना चाहिए, ईरान पे हमला करना चाहिए। यानी कि इसको हम कहेंगे 3 दशक हो गए हैं, 3 दशक से वो ईरान पर हमले की बात कर रहे थे। अब ये मौका 2025 में उनको मिला कि आखिरकार ईरान पे हमला हुआ। जबकि आप ईरान का इतिहास देखें तो जब 80 के दशक में इराक से जब जंग हुई थी, अब उसको लेकर मैं आपको 2016 में जब मैं ईरान गया था और मैं मैदान आज़ादी, जो आज़ादी स्क्वायर है, वहाँ पर मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे मेरी ईरान के 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात हुई थी और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखिए 2016 की बात है कि उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पश्चिम में युद्ध चल रहा है, यानी इराक जो है वो अनस्टेबल था, हमारे पूर्व में युद्ध चल रहा है और हमारे दक्षिण में भी हालात ठीक नहीं है, उत्तर में भी चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है ईरान जो है वो उसने खुद को किसी भी तरह सेव किया हुआ है, युद्ध जो है उसके बाउंड्री के अंदर, उसके सीमा के अंदर नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है 9 साल में बदल गई और पहले हमने इराक देखा, अफगानिस्तान देखा, सीरिया देखा, और उसके बाद अब जो बारी आई मतलब कि फ़िलिस्तीन और लेबनान के बाद वो ईरान की आई, तो ईरान पे हमला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेतन्याहू के लिए मानी गई कि नेतन्याहू ने अपने कार्यकाल में ईरान पर हमला किया, तो ये एक बहुत बड़ा मौका था इजराइल के लिए। लेकिन ये देखिए कि जब युद्ध हुआ तो 12 दिन में ख़त्म हुआ, मतलब कि अभी टला है, और ये ऐसे वक्त टला है जब नेतन्याहू को भी डोनाल्ड ट्रंप से कहना पड़ा कि आप बीच में आइए और कुछ कराइए। लेकिन नेतन्याहू का शुरू से मकसद ये रहा था कि वो ये जो ऑक्टोपस है, उनका ये मानना था कि ईरान जो है वो ऑक्टोपस का हेड है और ये बाकी सारी उसकी आर्म्स हैं, भले सीरिया हो, लेबनान हो, यमन हो, गज़ा हो, हमास जो है, तो ये सब उनकी आर्म्स हैं। और उनका हमेशा ये मानना था कि हम भले इनकी आर्म्स को काटते रहें, मतलब हम यमन में हूतीस को ख़त्म कर दें या गज़ा में हमास को ख़त्म कर दें, लेकिन अगर ऑक्टोपस का सर बरकरार रहेगा, ईरान अगर बरकरार रहेगा, तो वापस उसी तरह से टेंटिकल्स दोबारा फैलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है वो ईरान की लीडरशिप को लेकर उठ रहा है। अब्बास अराक्ची के बयान के बाद से दुनिया भर में लोग ये पूछने लगे हैं कि आखिर इतनी हार्ड लाइन ईरानियन लीडरशिप क्यों ले रहा है, इतने बड़े ख़तरे से जूझने के बावजूद। जहाँ पर उनकी टॉप लीडरशिप के जो आर्मी की लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया गया, खुद खामनेई पर ख़तरा मंडरा रहा था कि उनका असैसिनेशन कर दिया जाएगा, जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। मुझे बताइए, अगर ऐसा हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है, या जैसे उम्र भी बहुत ज़्यादा है जो अली खामनेई हैं, उनके बाद क्या कोई उत्तराधिकारी है, और क्या वो उत्तराधिकारी भी उतनी ही हार्ड लाइन लेगा जितनी इन लोगों ने ली हुई है? देखिए, ईरान की जो बुनियाद है, हम देखें तो जो ईरान का जो थ्रेट परसेप्शन है वो इजराइल को और अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, और शुरू से ही वहाँ के जितने नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान आते हैं वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आते रहे हैं। इस पर मैं एक बात कहूँगा कि डेथ टू अमेरिका पर भी अब्बास अराक्ची ने सफाई दी उसी इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा कि जो हम लोग नारा लगाते हैं डेथ टू अमेरिका, उसका मतलब अमेरिकी जनता से नहीं है, अमेरिकी कैपिटलिज्म जो है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। जो विस्तारवादी नीति है, एक्सपेंशनलिज्म जो है अमेरिका का, उसको खत्म करना हमारा मकसद है, हमारी दुश्मनी अमेरिकी जनता से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन भी देने की कोशिश की अब्बास अराक्ची ने कि ईरान की दुश्मनी अमेरिकन जनता से नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरा पॉइंट आपने कहा कि भाई लीडरशिप का क्राइसिस है। अब हमने देखा कि भाई 13 तारीख को अटैक होता है ईरान के ऊपर, तमाम मिलिट्री लीडरशिप जो है, चाहे हुसैन सलामी हो, चाहे वो बाकी लीडरशिप हो, IRGC की लीडरशिप हो, वो सब खत्म कर दी जाती है। करीब 19 जो उनके कमांडर हैं, वो बड़े वैज्ञानिक जो हैं, वो 13 जून को ही मार दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 13 जून की रात को ईरान जो है अटैक करता है तल अवीव के ऊपर, तो विद इन आवर्स जो है वो जो पोजीशंस थी वो भर दी गई, और ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उसी तरह देखी गई जिस तरह वो 12 जून को होती या 12 जून को थी। तो वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस की बात करते हैं कि भाई खामनी अभी है, खामनी के बाद कौन? तो वहाँ पर जो पूरा सिस्टम जो है, चाहे वो गार्डन काउंसिल हो, चाहे वो बाकी लोग हों,
उनके बीच से ही कोई ना कोई नेता ऐसा आएगा जो खामनेई की जगह लेगा। वो हो सकता है वो ये फैसला बहुत जल्द हो, क्योंकि खामनेई जो हैं उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और पिछले 1-2 साल में उनका जो नया सक्सेसर कौन होगा इस पे बात पहले से ही चल रही है। लेकिन ईरान जाहिर है कि इस बात को अभी आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये उनकी देश का एक तरह से बहुत ही सीक्रेट मसला भी है, क्योंकि लीडरशिप को ख़तरा हमेशा रहेगा, क्योंकि इजराइल हमला कर चुका है और उसने बता दिया है कि चाहे खामनेई हो या कोई और भी हो, वो उनके टारगेट पे रह सकते हैं। देखिए, ईरानियन लीडरशिप की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर इजराइल की हम बात करें तो वहाँ पर नेतन्याहू जो हैं वो भी, जिसे कहा जाता है कि स्टिकी विकेट पर हैं, वो भी अब उतनी स्मूथ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन पर इंटरनल दबाव बनने लगता है, उनके खिलाफ जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं या उनके अपने ही सरकार के लोग जो हैं वो सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो वो एक नई जगह पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उनकी जो ये टैक्टिक है, ये भी वहाँ जो इंटरनली खलने लगी है लोगों को। उनका कहना है कि भाई आप क्यों इतनी बमबारी, और हर तरफ इससे हासिल क्या हो रहा है, हमारे पास डे आफ्टर का प्लान क्या है। मतलब गजा में हम जो पिछले साल भर से भी ज़्यादा वक्त से हम लड़ रहे हैं, इसके बाद का प्लान क्या है, डे आफ्टर का प्लान क्या है, हम रुकेंगे कहाँ, और अगर रुकने के बाद गजा में होगा क्या, हम उसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि वहाँ की आर्मी नहीं चाहती कि वो बहुत दिन तक गजा में टिके। इनफैक्ट कल भी एक फौजी की डेथ हुई है। वहाँ पर लगातार फौजियों की मौत हो रही है, और जो कुछ खबरें हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। उनको बताया जाता है कि भाई चाहे वो आत्महत्या से मौत हुई है या फिर किसी लैंडमाइन ब्लास्ट से हो गया है, लेकिन असल में क्या है कि गाज़ा का एक बहुत छोटा इलाका जो है वहाँ पर आबादी है, और उस आबादी एक जगह है देर अल बला। अब वहाँ पर क्या है कि इजराइल की सेना ने ऑपरेशन चलाया हुआ है, और उसे उम्मीद है कि जो बचे हुए 20 या 23 बंधक हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अब इस ऑपरेशन को लेकर इजराइल में काफ़ी आवाज़ उठ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इजराइल अगर वहाँ पे ऑपरेशन करता है तो उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और वहाँ पर अगर इस ऑपरेशन में अगर इजराइल के सेना के अंदर कैजुअल्टीज हुई तो ये नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि खान यूनिस हो या फिर उत्तर में जो बैतनून वगैरह जैसे इलाके हैं, वहाँ पर कई ऐसे अटैक हुए हैं जिसमें इजराइल की जो यहूदा ब्रिगेड जो है उससे काफ़ी सैनिकों की मौत हुई है। और ये वहाँ पर जो इजराइल के अंदर इसे लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो बंधक जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, और लोगों का कहना है कि अब जो है हमास क्या कर रहा है कि इन सैनिकों पर का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है ऑपरेशन के दौरान। तो अगर ऐसा होता है कि किसी ऑपरेशन में, किसी हमले में इजराइल के 1 या 2 कुछ सैनिक और अगवा कर लिए जाते हैं, तो सोचिए कि नेतन्याहू के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन जाएगा। बहुत बुरे ऑप्टिक्स होंगे। मतलब दुनिया भर में ये बात अगर फैलती है, एक अटेम्प्ट हो चुका है। इनफैक्ट खुद इजराइल के जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने खुद ये माना है कि बैतनून में बाकायदा ऑपरेशन करके उनके एक फ़ौजी को किडनैप करने की कोशिश की गई। अगर ये अगवा में हमास कामयाब हो जाता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बुरा ऑप्टिक्स होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बुरा ऑप्टिक इजराइल के लिए है वो खुद गज़ा है। आप समझिए गज़ा के हालात जो हैं, वो तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। इस वक्त गज़ा की पूरी आबादी जो है वो सिर्फ 12% इलाके के अंदर है। 88% एरिया ऐसा है जो खाली करा दिया गया है, जहाँ पर इजरायली फ़ौज का कब्ज़ा है। पूरी की पूरी आबादी एक बहुत छोटी सी जगह में है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और लगातार उस छोटे से एरिया में हमले हो रहे हैं। तो ये दुनिया भर में इसको लेकर रेपरकशंस बन रहे हैं, और इंटरनेशनली भी दबाव जो है वो नेतन्याहू पर बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ देखना ये है कि नेतन्याहू इस दबाव में बकल इन करेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से उन्होंने दिखाया कि उन पर दबाव का असर नहीं पड़ता है। जब भी उन पर कोई नया दबाव बनता है, वो एक नई टैक्टिक, एक नया इलाका ढूंढ लाते हैं, बमबारी करते हैं और लोग उसमें लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अभी चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत तेज़ पेस से चल रही हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही हैं, और इस तेज़ रफ्तार में इस पूरे वेस्ट एशिया में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएंगी।